A very good evening to all of you. In today's class, I am going to explain MTS previous year question paper of English of 2017, and it is date 23 today. So let's get started. Question number 1 is Santosh has acted enough badly to deserve a praise. आप badly शब्द के पहले enough देख रहे हैं. badly अपने आप में एडवर्ब है. दो तरीके से इसे बताऊंगा आपको. यहां पर सेंस जो है वो नेगेटिव है, यानी इतना खराब प्रदर्शन संतोष का रहा है कि वह प्रेज को पाने, प्रशंसा को पाने योग्य नहीं है. तो दो तरीके से इसे इंप्रूव किया जाए. टू बैडली टू, आपको मालूम है TOO का जो कॉम्बिनेशन होता है यह नेगेटिव सेंस में ही यूज. हम अगर एडवर्ब के रूल को ध्यान में रखें तो एक और चीज आती है यहां कि बैडली एनफ, क्योंकि एनफ शब्द जो है जब नाउन के लिए आता है तब उसके पहले होता है, जैसे एनफ टाइम, एनफ मनी, एनफ अमाउंट, एनफ फूड. लेकिन जब एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए एनफ का यूज होता है तब उसके बाद में हम रखते हैं, जैसे इंटेलिजेंट एनफ, लेबोरियस एनफ, बैडली एनफ, क्लियरली एनफ. यानी ध्यान रहे ये दो चीज. आंसर बी होगा. बेहतर यहां टू बैडली होगा. आंसर बी. क्वेश्चन नंबर 2. No sooner they entered than she got up and left the room. इस सेंटेंस में आंसर ए होगा. इन्वर्सन का रूल यहां काम कर रहा है जो कि मिसिंग है. नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, हियर, देयर, अवे, सेल्डम, नेवर एटसेट्रा से शुरू हुए वाक्यों में ऑक्सिलियरी वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है. यानी नो सूनर डिड दे एंटर का प्रयोग करेंगे और आंसर ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 फीलर है. आंसर दें आप सभी लोग. दिस वर्क इज डैश माई डिग्निटी. यह काम मेरी प्रतिष्ठा के डैश है. डिग्निटी मीन्स इज्जत, डिग्निटी मीन्स प्रतिष्ठा, डिग्निटी मीन्स ओहदा भी होता है. स्टैंडर्ड, स्टेटस, प्रेस्टीज इसका सिनोनिम होगा. तो डिग्निटी के डैश है, डिग्निटी के बिलो है, अंडर है, एक्सेल है, अपॉन है. डिग्निटी के अपॉन वाला काम तो कोई भी करना चाहेगा. डिग्निटी में बिलो का आप यूज करें. आंसर ए होगा. बिलो डिग्निटी होता है, बिलो स्टैंडर्ड होता है. अंडर का यूज यहां सूटेबल नहीं होगा. एज वगैरह में हम अंडर का यूज करते हैं. लेवल को जहां अन्य तरह का लेवल व्यक्त करना हो अंडर का यूज करते हैं, लेकिन डिग्निटी के लिए हम बिलो का यूज करेंगे. और ऊपर की जहां तक बात होगी अबव का यूज करेंगे. ऑन अपॉन तो होता ही नहीं है. अबव, क्योंकि बिलो का अपोजिट वर्ड अबव होता है, ऑन अपॉन नहीं होता. तो आंसर 3 का ए होगा. इट इज बिलो माई डिग्निटी टू टॉक टू हिम. यानी यह मेरे डिग्निटी के नीचे है कि मैं उससे बात करूं. इट इज बिलो माई डिग्निटी टू टॉक टू हिम. तो डिग्निटी के लिए बिलो का आप यूज करेंगे. ट्रेवल डैश द नाइट. अब नाइट के लिए प्रेपोजिशन क्या लगाएं? बिफोर, ड्यूरिंग, ऑन और विद. तो यहां पर नाइट के लिए टाइम को व्यक्त करने वाला शब्द ड्यूरिंग होगा. शी ट्रेवल ड्यूरिंग द नाइट, यानी रात के दौरान वह यात्रा की. 4 का आंसर बी होगा. क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्फेस का आपको बताना है सिनोनिम. ए में है कॉन्सील, बी में एडमिट, सी में हाइड और डी में मास्क. कॉन्फेस, कॉन्फेस मीन्स होता है कबूल करना, स्वीकार कर लेना. खास तौर पर अपने द्वारा की गई गलती को, अपराध को स्वीकार करना, कबूल करना.
कॉन्सील, छिपाना। कॉन्सील का सिनोनिम आप लोग कमेंट कर दें। एडमिट, मान लेना, एडमिट, दाखिला लेना, एडमिट, भर्ती करना। हाइड दिया तो है यहीं पर, छिपाना। कॉन्सील का सिनोनिम हाइड और मास्क भी होता है। मास्क जब वर्ब का काम करता है तो इसका अर्थ भी तो होता है छिपाना, मास्क। तो कॉन्फेस, अब कबूल करना, मान लेना, स्वीकार कर लेना के लिए हम एडमिट का यूज करेंगे। 5 का आंसर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 6। कॉन्विक्ट, ए में कैजुअलिटी, बी में विक्टिम, सी में इनोसेंट और डी में कॉल्प्रिट। बताना है आपको सिनोनिम। कॉन्विक्ट मीन्स होता है दोषी, और वह दोषी जो कोर्ट के द्वारा भी दोषी सिद्ध कर दिया गया हो उसे कॉन्विक्ट कहते हैं। पहले लोग एक्यूज्ड होते हैं, उनके ऊपर चार्ज लगता है, चार्ज लगने के बाद कोर्ट में ट्रायल होता है। कोर्ट में ट्रायल में जो चार्ज ट्रू हो जाता है तो उस व्यक्ति को हम कॉन्विक्ट कहते हैं। जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो चुकी हो उसे हम कहते हैं कॉन्विक्ट, दोषी। कैजुअलिटी, हताहत, हताहत यानी आप सुने होंगे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बट फॉर्चुनेटली कोई हताहत नहीं हुआ, यानी नो कैजुअलिटी वाज रिपोर्टेड। किसी भी तरह की कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं की गई, किसी हताहत की कोई सूचना नहीं मिली, तो हताहत। विक्टिम, पीड़ित, विक्टिम पीड़ित। इनोसेंट, निर्दोष। एंड कॉल्प्रिट, दोषी। अब यहाँ क्या दिया जाए, तो कॉन्विक्ट के लिए सिनोनिम हम कल्प्रिट देंगे, गिल्टी भी दे सकते हैं, बट दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। कोर्ट के द्वारा जिसे दोष सिद्ध कर दिया गया हो जिसके ऊपर, वह व्यक्ति कॉन्विक्ट होता है और कल्प्रिट होता है। लेकिन गिल्टी, जो दोषी है, आप जानते हैं कि दोषी है, इसने आरोप, इसके ऊपर लगे हुए आरोप सही हैं, कोर्ट अभी उसे मुकर्रर किया कि नहीं किया इसका पता नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, क्रिप। क्रिप मीन्स होता है रेंगना, क्रिप मीन्स होता है सरकना, क्रिप मीन्स केवल ऐसे चलते हैं लोग पैर के अगले भाग से भी हम क्रिप कहते हैं, यानी एकदम हल्के कदम से चलना कि पैर से आवाज न आए, से भी क्रिप कहते हैं। टिपटो, टिपटो वही होता है पैर के अगले भाग से चलना, हल्के कदम से चलना, यहां तो लिखा ही हूं टिपटो। पब्लिक, जनता, एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है सार्वजनिक। फ्रैंक, निसंकोची। फ्रैंक का आप जल्दी से सिनोनिम कमेंट कर दें आप लोग। आई एम वेटिंग फॉर द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक, और जल्दी से आप सभी कमेंट करें। ओपन, खुला, ओपन। तो क्रिप का यहाँ सिनोनिम टिपटॉ होगा, और क्रिप का एक और सिनोनिम होता है क्राउल। क्राउल, सरकना, रेंगना, क्राउल मतलब ही होता है। क्राउल का एक और अर्थ होता है, सेना को ट्रेनिंग दी जाती है, अपने ये इनके और घुटने के बल से चलना, कहूनी और घुटने के बल से चलना, इसे भी हम क्राउल कहते हैं। तो 7 का आंसर ए होगा। फ्रैंक का मैंने आपसे सिनोनिम पूछा, इसका सिनोनिम होता है कैंडिड और स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट
स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 शब्द है ऑथेंटिकेटेड। 8, 9 और 10 में हमें बताना है अपोजिट वर्ड। ऑथेंटिकेटेड जिसका प्रमाण मिल चुका हो से हम ऑथेंटिकेटेड कहते हैं। प्रमाणिक और प्रमाणित, जो वेरीफाइड है वह ऑथेंटिकेटेड है। जो ओरिजिनल है, जिसकी पुष्टि हो गई है ओरिजिनल होने की, वह ऑथेंटिकेटेड है। ऑथोराइज्ड, अधिकृत। ऑथोराइज्ड का सिनोनिम आप लोग कमेंट करें, फटाफट कमेंट करते रहें। ऑथोराइज्ड का सिनोनिम बोलें आप, लिखें, बोलेंगे कैसे। डिस्प्रूव्ड, अस्वीकृत, जिसे स्वीकारा नहीं गया हो वह डिस्प्रूव्ड होता है। कन्फर्म्ड, जिसकी पुष्टि हो चुकी हो, जिसकी पुष्टि हो गई हो वह कन्फर्म्ड होता है। और वेरीफाइड, प्रमाणित। शब्द है ऑथेंटिकेटेड, हमें बताना है अपोजिट वर्ड। वेरीफाइड और कन्फर्म्ड ऑथोराइज्ड तो होगा नहीं, नेगेटिव सेंस का एक ही वर्ड है ना। डिस्प्रूव्ड यानी जो स्वीकृत नहीं किया गया, यानी उसकी प्रामाणिकता के ऊपर शक था, स्वीकृत नहीं हुआ। डिस्प्रूव्ड, अस्वीकृत। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था ऑथोराइज्ड का सिनोनिम, इसका सिनोनिम होगा एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड, इसका सिनोनिम राइटफुल भी होता है, राइटफुल, बट एग्जैक्ट होगा एंटाइटल्ड। 8 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9 शब्द है अनफेयर। अनफेयर का हमें बताना है अपोजिट वर्ड। अनफेयर मीन्स अनुचित होता है। प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह। डिसऑनेस्ट, बेईमान। क्रुक्ड, धूर्त या कपटी। जस्ट, न्यायप्रिय। ही इज अ मैन ऑफ जस्ट बिहेवियर, यानी उसका जो व्यवहार है वो न्यायानुकूल होता है। तो अनफेयर, अनुचित, जिसमें पक्षपात हुआ हो वह अनफेयर होता है। प्रिजुडिस सिनोनिम होगा, तो आंसर हमें जस्ट देना होगा। जस्ट, क्योंकि प्रिजुडिस, डिसऑनेस्ट और क्रूक्ड ये तीनों नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं, पॉजिटिव सेंस का एक ही है जस्ट। क्रिटिकल, क्रिटिकल मीन्स होता है दयनीय। क्रिटिकल मीन्स होता है आलोचनात्मक। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम लिखने को आता है ग्रेजुएशन में, जो लोग इंग्लिश ऑनर्स हैं उनके लिए, कि पोयम को आप क्रिटिकली इवेल्युएट करते हुए इसकी समरी इत्यादि को लिख दें, तो उसे हम कहेंगे कि आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो क्रिटिकल मीन्स आलोचनात्मक, दयनीय। एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक। कॉम्प्लीमेंट्री, प्रशंसात्मक। एक और शब्द होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जिसका अर्थ होता है पूरक, एक दूसरे को पूरा कर देने वाला। उस कॉम्प्लीमेंट्री का आप जरा स्पेलिंग लिखें तो क्या होगा। शार्प, शार्प मीन्स होता है तीक्ष्ण, और एक्यूट मीन्स होता है तीक्ष्ण। शार्प, एक्यूट दोनों सिनोनिम है। इनका एक और सिनोनिम होता है एक्सेंचुएटेड, एक्सेंचुएटेड, और इनका एंटोनिम होता है ब्लंट। ब्लंट इनका एंटोनिम हो जाता है।
तो मैंने कहा कि एक और कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका होमोफोन है, वह होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जिसे हम पूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो 10 का क्रिटिकल का हमें देना है अपोजिट वर्ड, तो आलोचनात्मक और प्रशंसात्मक, इसलिए 10 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मेक ए फूल ऑफ वन सेल्फ, खुद को मूर्ख बनाना। शाब्दिक अर्थ तो यही है, खुद को मूर्ख बनाना। मेक ए फूल ऑफ वन सेल्फ, खुद को मूर्ख बनाना, टू बी स्टूपिड, मूर्ख बनना या बनाना, टू बी स्टूपिड। क्वेश्चन नंबर 12, फॉल डाउन, ए में है अप्रिसिएट, बी में ब्राइब, सी में स्कॉल्ड और डी में एंटरटेन। फॉल डाउन का अर्थ होता है फटकारना, फटकार लगाना, यानी कॉल्ड, चाइड, rebuke, reprimand, berate, take to task और fall down, इन सब का अर्थ होता है फटकारना, तो आंसर होगा स्कॉल्ड। सी, अब है एप्रिसिएट, आप जानते हैं, सराहना करना, प्रशंसा करना, admire, praise, comment, loud, applaud, प्रशंसा करना। ब्राइब, घूस देना, ब्राइब का अर्थ होता है, ब्राइब का अर्थ होता है घूस देना। एंटरटेन का सिनोनिम एम्यूज होता है, रिक्रिएट होता है। एप्रिसिएट का सिनोनिम एडमायर होता है, प्रेज होता है, अपलॉड होता है, लाउड होता है, कमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, यू एंड शी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, यह जो प्रश्न आप देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन से है, और पर्सनल प्रोनाउन में हमें 2 3 1 के क्रम को मेंटेन करना होता है, फिर 3 1 भी यूज होता है, 2 1 भी यूज होता है और 2 3 भी यूज होता है। ऐसी स्थिति में जहां जहां 1 लगा हुआ हो वहां अपना अपने अपनी के अंग्रेजी के रूप में हम आर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब फर्स्ट पर्सन न हो तब हम योर का यूज करते हैं। तो यू एंड शी आप यहाँ सेकंड पर्सन और यहाँ थर्ड पर्सन देख रहे हैं, यानी 23 2 3 का रूल काम कर रहा है। यहाँ आर ये अपना के लिए ही लगा हुआ है, तो हम क्या यूज करें इसमें? तो देखिए ट्रिक योर है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, he has been playing cricket now, he has been playing cricket now, सेंटेंस में नाउ लगा हो, डे बाई डे लगा हो, नाउ अ डेज लगा हो, दिस डेज लगा हो, दिस टाइम लगा हो, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट या एट द मोमेंट, ये शब्द लगे हुए हों तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ही इज प्लेइंग होगा, नॉट हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन एटसेट्रा। 15, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। टफ टिश्यूज इन ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स के जो टफ टिश्यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ए में लिगामेंट है, बी में मसल है, सी में आर्टरीज है और डी में वेन्स है। तो टफ टिश्यूज इन ज्वाइंट्स को हम लिगामेंट्स कहते हैं, लिगामेंट्स। मसल मीन्स मांसपेशी होता है, आर्टरीज मीन्स धमनी होता है, वेन्स मीन्स नस या नब्ज होता है। आर्टरीज मीन्स धमनियां, आप जानते हैं। तो आंसर 15 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर बरियल और क्रीमेशन,
अच्छा, बरी का ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बरियल, दफनाने का काम। ठीक उसी तरह से जैसे बरी मीन्स दफनाना होता है, हिंदू लोगों को जलाया जाता है, तो उसे हम क्रीमेट कहते हैं। क्रीमेट, क्रीमेट से बनता है क्रीमेशन। और आप लोग कमेंट करके बता दें, जहां हिंदुओं को जलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं। क्रीमेशन मीन्स होता है दाह संस्कार, जलाने का काम। तो ए प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर बरियल और क्रीमेशन, दफनाने या जलाने से पहले डेड बॉडी को रखने के स्थान को क्या कहते हैं। अपियरी मीन्स होता है मधुपालन केंद्र, मधुशाला ना कहें वरना दूसरा कुछ हो जाए, मधुपालन केंद्र। सेंटेनरी, शताब्दी कहें इसे, 100 वर्ष को यह व्यक्त करता है सेंटेनरी। लाइब्रेरी पुस्तकालय आप जानते हैं, आंसर डी होगा मॉर्चुअरी, शवगृह या मुर्दा घर। लेकिन एक और आपसे प्रश्न पूछूंगा, वह मुर्दा घर जो अस्पताल में हो उसे क्या कहते हैं। यह अस्पताल में नहीं होता है मॉर्चुअरी, स्मशान घाट पर होता है। लेकिन जो अस्पताल का शवगृह होता है उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएं, 1 वर्ड में पूछता है। यहाँ एक चीज मैंने आपसे पूछा कि जहां जलाया जाता है उस घाट को क्या कहते हैं, तो क्रीमेटोरियम। बहुत बढ़िया सेट है यह, सीखने के लिए बहुत चीजें आपको मिल रही हैं। क्रीमेटोरियम, जहां क्रीमेट किया जाए उस स्थान को, स्थल को क्रीमेटोरियम कहते हैं। और अस्पताल में जो शवगृह होता है उसे हम मॉर्ग्यू कहते हैं। यह शवगृह हॉस्पिटल का होता है, हॉस्पिटल। तो 16 का आंसर डी होगा। 17 में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप चूज करें। डेटर, डेटर, अच्छा डेट से बना है, तो DEBT को डेट पढ़ते हैं, बी यहाँ साइलेंट होता है। डेट मीन्स कर्ज होता है और ये इसी से बना हुआ है डेटर। 18 में शब्द है ऑटम, इसी को भिन्न भिन्न तरीके से लिखा गया है। AUTUMN होगा, एम के बाद आने वाला एन साइलेंट होता है इसलिए नहीं पढ़ते हैं इसे। शब्द होगा ऑटम, तो 18 का आंसर बी होगा, इट इज वन ऑफ द सीजन्स। 19 में आप अरेंज करें पार्ट्स को, सेंटेंस के पार्ट दिए गए हैं, इन्हें आपको अरेंज करना है। 19, चिल्ड्रन विद स्किल्स प्रोग्रेस पुअर phonological more poorly, children with poor phonological skills progress more poorly, वे बच्चे जिनको फनीम इत्यादि में प्रोनाउंसिएशन संबंधी समस्याएं होती हैं उनका प्रोग्रेस धीमे गति में होता है, पुअरली होता है। यानी चिल्ड्रन विद क्यू होगा, पी होगा और आर होगा, QPR, QPR डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, सेवरल फैक्टर्स ऑफ द लिथोस्फेयर, ज्योग्राफी का शब्द है। इट डिसेंड्स इनटू द मैंटल, कंट्रीब्यूट टू द हीटिंग। कमेंट करें आप लोग। सेवरल फैक्टर्स, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब चाहिए। कंट्रीब्यूट टू, कंट्रीब्यूट के बाद टू का प्रयोग फिक्स्ड है। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द हीटिंग, किस चीज के हीटिंग के लिए, ऑफ लिथोस्फेयर, एज क्योंकि इट डिसेंड्स इनटू द मैंटल, क्योंकि यह मैंटल में डिसेंड कर जाता है। तो आंसर होगा RPQ,
RPQ बी में दिया हुआ है। 21 to 25 क्लोज टेस्ट है। The dash between grandparents and grandchildren dash be described in words. Grandparents दादा दादी और पोता पोती नाती इत्यादि के बीच जो डैश है उसे शब्दों में डिस्क्राइब किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, यही तो होगा। तो क्या है वो जो ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच होता है? वो बॉन्ड है, कॉर्ड है, स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रिंग है। तो बॉन्ड बंधन, अनुबंध भी कहते हैं। कॉर्ड मीन्स तो होता है रस्सी, कॉर्ड मीन्स रस्सी। स्ट्रॉन्ग मजबूत और स्ट्रिंग मीन्स तार होता है। स्ट्रिंग हारमोनियम वगैरह पे जो लगा रहता है वो स्ट्रिंग है। तो बॉन्ड है ना, रिलेशन को व्यक्त करने में बॉन्ड का यूज होता है। यानी जो बॉन्ड है, जो एक बंधन है, जो एक प्रेम का लगाव है ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच, उसे हम शब्दों में, यही ना होगा कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो कैन नॉट होगा, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। ग्रैंड पेरेंट्स not only inculcate dash habits and moral values in the kinds नहीं होगा, kids होगा, यहाँ टाइप मिस्टेक, in the kids but also become their best bodies. Bodies means होता है friends. When it comes to having unlimited dash, जो दादा दादी होते हैं दोहरे भूमिका में होते हैं बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। एक तो वे उनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ये, और साथ ही उनमें मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों और डैश हैबिट को पिरोने का काम करते हैं। इनकलकेट करना यानी पिरोना, अच्छी आदतें डालना, सिखाना, शिक्षा वगैरह देने में भी इनकलकेट का यूज होता है। तो ये ग्रैंड पेरेंट्स का काम होता है। डोंट ओनली इनकलकेट डैश हैबिट्स। कैसे हैबिट? कैसे हैबिट्स? 23 में बैड हैबिट्स, पुअर हैबिट्स, तो भाई अच्छे हैबिट ना, तो गुड हैबिट्स एंड मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों को पिरोते हैं उनके अंदर, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं किड्स को। साथ ही वे उनके बेस्ट बॉडीज होते हैं। When it comes to having unlimited dash, unlimited dance, unlimited studies, unlimited sing, unlimited fun, अब जब बेस्ट बॉडीज की भूमिका में होते हैं तो ये दोनों बहुत मजे करते हैं, दोनों। तो फन होगा ना, डांस न स्टडीज न सिंग न ना, नहीं, ये फन फन होगा। आगे 25, while the parents try to provide all that they can do their kids for their all round development, their growth is dash without their grandparents। जहां एक और माता पिता कोशिश करते हैं कि हर संभव चीज जो भी हो सकता है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, उनका ग्रोथ तभी हो सकता है जब ग्रैंड पेरेंट्स का सहयोग हो। तो देयर ग्रोथ इज डैश विदाउट, यानी नहीं हो सकता उनका ग्रोथ ग्रैंड पेरेंट्स के बिना। तो देयर ग्रोथ इज डैश नेसेसरी, इनकम्प्लीट होगा ना, नहीं हो सकता है मतलब अपूर्ण रहेगा। ग्रैंड पेरेंट्स की कमी हमेशा ही बनी रह जाती है। जो अनफॉर्चुनेट किड्स होते हैं, कुछ हैं जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं देख पाते हैं, के लाड़ प्यार को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, एक मैं भी हूँ। मैंने अपने दादा दादी को देखा ही नहीं, दोनों में किसी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो सेट 23 को हम लोगों ने कंप्लीट किया। 23 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं।
24/5 और आगे करना है। आप लोग कमेंट करके राय दें कि इसे कंटिन्यू रखा जाए या बंद कर दिया जाए या दूसरा कुछ किया जाए, क्योंकि जो नंबर ऑफ व्यूअर्स हैं वो दिन पर दिन कम हो रहा है। तो आप लोग कमेंट करें, मैं तो वही चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ जिसको बहुत सारे लोग देखें। ऐसे कोई भी चीज़ बकवास तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ। जब भी लाइव आता हूँ, जब भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो सारी यूजफुल चीज़ें ही होती हैं। बट व्यूअर्स को मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। व्यूअर्स क्या चाह रहे हैं, तो थोड़ा आप सभी कमेंट करके बताएं, इसे कंटिन्यू रखा जाए या स्टॉप करके कोई दूसरी चीज़ शुरू की जाए जो ज़्यादा लोगों के लिए उपयोगी हो। कमेंट जरूर करके बताएंगे आप। यहाँ क्लास का कमेंट नहीं, वीडियो में जरूर कमेंट लिखेंगे आप लोग। ओके, सो विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।